गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महिपाल चौहान, SLBS कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जब भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन के ऊपर अगर आप प्रेस करेंगे ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर तो आपको जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। मीन्स इंडिया के अंदर हेल्थ के रिगार्डिंग क्या प्लानिंग हो रही है, किस तरीके से अपन हेल्थ को और कंडीशंस को अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से अपन पॉवर्टीज वगैरह इनको इलाइनमेंट कर सकते हैं, इराडिकेट डिजीज को कैसे कर सकते हैं और इसके लिए अपन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी किए जा रहे हैं। तो उन सभी के लिए उन्होंने कुछ कमिटीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की है जो क्या करती है, कमिटीज जो है वो अपने रिकमेंडेशंस हैं, अपने व्यूज शेयर करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर क्या करती है, इन कमिटीज के रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर वो क्या करते हैं, एक्शंस प्लान करते हैं। तो इंडिया के अंदर नंबर ऑफ कमिटीज आर देयर, वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द कमिटीज। इन द फर्स्ट कमिटी व्हिच वाज गिवन रिपोर्ट इन 1946 दैट इज द बोहर कमिटी। जो ये बोहर कमिटी है ये प्री इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उनके द्वारा अपॉइंट की गई है। तो ये 1946 में थी। नेक्स्ट आता है मुदलियार कमिटी इन 1962। नेक्स्ट आता है चड्डा कमिटी इन 1963। जो मुखर्जी कमिटी इट इज कम्स इन 1965 और 1966। नेक्स्ट आता है झुनझुनवाला कमिटी इट इज 1967। करतार सिंह कमिटी इन 1973। श्रीवास्तव कमिटी इन 1974 एंड बजाज कमिटी ये। तो इस तरीके से जितनी भी कमिटीज हैं इन सब ने अपने व्यूज, अपने रिकमेंडेशंस, अपने जो भी सर्वे किए गए, जो भी एसेस उन्होंने किया है, एग्जिस्टिंग कंडीशंस क्या है और क्या अभी और उनके अंदर जो जरूरत है और क्या चीजें इनको चेंज करनी है, कहाँ कहाँ इनको जो ड्रॉबैक्स वगैरह है वो हर चीजें इन कमिटीज ने क्या किया, अपने रिपोर्ट बनाई और इन्होंने सबमिट की और उन रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शंस लिए और उनको इंप्लीमेंट भी किया। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कमिटी दैट इज द बोहर कमिटी। जो बोहर कमिटी है ये 1943 के अंदर अपॉइंट की गई थी अंडर द चेयरमैन ऑफ द सर जोसेफ बोहर। तो प्री इंडिपेंडेंस के अंदर जो भी हेल्थ कंडीशंस थी, एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज थी, उनके लिए इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को इन्होंने क्या किया, पब्लिश किया। तो इसका जो दूसरा नाम है उसका एक और नाम है, इस कमिटीज का नाम है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो बोहर कमेटी है उसका दूसरा नाम क्या है और दूसरे नाम से किस नाम से जाने जाते हैं, वो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1946 के अंदर। इन्होंने क्या की, रिपोर्ट सबमिट की। 1943 के अंदर इन्होंने क्या किया था, अपॉइंट किया गया था। तो इन्होंने 2 साल तक इन्होंने क्या किया, सर्वे किया, हेल्थ कंडीशन का देखा कैसी है क्या है और उन बेसिस के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की 1946 के अंदर। उस रिपोर्ट को अपन क्या बोलते हैं, बोहर कमेटी रिपोर्ट। बोहर कमेटी रिपोर्ट बोलते हैं। क्लियर? तो इस बोहर कमेटी रिपोर्ट ने क्या किया, कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि किस चीज हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए अब मैं रब करता हूं जो कमिटीज है, अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनको। जो ये कमिटीज हैं इन्होंने 63 रिकमेंडेशन गिवन। अब इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। मेन रिकमेंडेशन, तो मेन रिकमेंडेशन का मतलब होना है कि जो भी इन्होंने सर्वे किया, उस सर्वे करने के बाद उन्होंने जो भी कमियां वहां पे देखी और क्या चीजें उनको इंप्रूवमेंट करना था, तो वो चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट था इनका क्या, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एट ऑल लेवल। तो इन्होंने फर्स्ट ये देखा कि जो भी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव का मतलब जिसको अपन बचा सकते हैं, क्यूरेटिव का मतलब होता है ट्रीटमेंट, और ये दोनों सर्विसेज
हर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स के ऊपर एग्जिस्ट होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। ये था इनका फर्स्ट रिकमेंडेशन। जो सेकंड रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन में इन्होंने दो पार्ट किए। एक था शॉर्ट टर्म मेजर्स, क्या था? शॉर्ट टर्म मेजर। एक था इनका लॉन्ग टर्म मेजर। तो अपन फर्स्ट डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म मेजर। इसको हल कर रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म मेजर। इनका था कि एट प्रेजेंट हमें क्या एक्शन लेना है उसके लिए। तो इन्होंने फर्स्ट शॉर्ट टर्म मेजर बोला था कि 1 PHC फॉर 40,000 पॉपुलेशन। फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या था? 1 PHC फॉर 40,000 पॉपुलेशन। सेकंड था इनके मेडिकल ऑफिसर्स, 2 मेडिकल ऑफिसर्स एंड 4 PHN पब्लिक हेल्थ नर्सेज और दूसरे और सपोर्टिव स्टाफ्स भी होते हैं वो। क्लियर। थर्ड आता है 3 सब सेंटर्स होने चाहिए। जो ये 1 PHC है उसके अंडर में 3 सब सेंटर्स होने चाहिए। और जो बेड स्ट्रेंथ है, फोर्थ पॉइंट क्या है? 30 बेड शुड बी देयर। जो 1 PHC है उसके ऊपर बेड कितने होने चाहिए? 30 बेड्स होते हैं। दैट इज द शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड कमिटी। तो अभी अगर इंडिया की अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन की बात करते हैं तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है कितनी कवर कर रही है? 1 PHC 20,000 टू 30,000। तो जो 20,000 है इट इज फॉर द हिली एरिया और इट इज फॉर द प्लेन एरिया। और अगर बेड स्ट्रेंथ की बात करते हैं एट प्रेजेंट दैट इज 4 to 6 बेड्स आर प्रेजेंट। Clear? So this is the short term measures. Now we will discuss the long term measures. Means long term measures के अंदर इन्होंने recommendation दिया 1 PHC has to be 75 beds. क्या था इनका? 1 PHC for 75 bed। और जो सेकंड जो है वो CHC बोल सकते हैं अपन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोल सकते हैं। इट शुड बी द 650 बेड्स होने चाहिए। और जो रीजनल हॉस्पिटल्स हैं, जो टर्सरी लेवल्स के हॉस्पिटल्स हैं, दैट शुड बी द 2500 बेड्स। तो ये था इनका लॉन्ग टर्म मेजर्स जो रिकमेंडेशन था कि 1 PHC फॉर 75 बेड। सेकंड था इनका CHC फॉर 650 बेड्स, रीजनल हॉस्पिटल्स 250 बेड्स। तो दो रिकमेंडेशन हो गए। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो थर्ड रिकमेंडेशन था इनका वो था सोशल फिजिशियन। सोशल फिजिशियन मीन्स जो भी MBBS पास आउट होते हैं उनको क्या करना होता है? 3 month ट्रेनिंग। 3 month ट्रेनिंग in social and preventive medicine। social and preventive medicine means इनको क्या करना था? ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ दे कैन यूज सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन इन द कम्युनिटी एरिया। तो उनको 3 months की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके से इन्होंने 3 मेजर और मेन रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो इसके अंदर एक और चीज जो लॉन्ग टर्म है, जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं इसको अपन बोलते हैं 3 मिलियन प्लान। क्या बोलते हैं इसको? 3 मिलियन प्लान। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं आपको कि व्हाट इज 3 मिलियन प्लान? बोर्ड कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इस तरीके से बोर्ड कमेटी ने क्या किया? अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं कि ये चीजें एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब अपन नेक्स्ट कमेटी डिस्कस करते हैं, वो है मुदलियार कमेटी। कौन सी है? मुदलियार। सेकंड वन इज मुदलियार कमेटी 1962। जो मुदलियार कमेटी है वो अपॉइंट हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 14 to 15 इयर्स के बाद में 1959 के अंदर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। क्लियर? तो उस समय जो इसके चेयरमैनशिप है, चेयरमैन क्या थे? सर AJ मुदलियार।
क्लियर। तो इस कमिटी का दूसरा नाम भी है ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी। क्या था? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी। मुद्दा है ये क्या करता है कि इन्होंने जो भी बोर कमेटी के बाद में जो भी टाइम था रिपोर्ट देने के बाद जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी, जो एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज थी, उनका सर्वे किया, उनके वहां पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, क्या और वहां पे डेफिशिएंसीज मिली, और उन सर्वे के बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो भी एट प्रेजेंट जो उस समय जो कंडीशंस थी जो पीएचसी की और जो हेल्थ सर्विसेज की थी, इट वाज इनएडिक्वेट। यानी कहा कि जो भी हेल्थ फैसिलिटीज प्रेजेंट है दैट वाज इनएडिक्वेट, सफिशिएंट नहीं है। तो इस बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, जो रिकमेंडेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने एक ही चीज कही कि जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है उसको स्ट्रेंथनिंग देना। क्या था? स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ सर्विसेज। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो भी एग्जिस्टिंग पीएचसी है, एग्जिस्टिंग पीएचसी उसको स्ट्रेंथनिंग देना एज कंपेरिजन टू न्यू पीएचसी। मतलब कि नए पीएचसी की खोलने से पहले अपने को जो भी पीएचसी अवेलेबल है उसको स्ट्रेंथनिंग देगा। स्ट्रेंथनिंग मतलब वहां पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, मैन पावर को बढ़ाना, एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी है उसका दायरा बढ़ाना, ये चीजें थी। दूसरी चीज, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, रीजनल हॉस्पिटल्स हैं, तो जो भी रीजनल हॉस्पिटल वहां पे जी जो भी क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है, मैन पावर बढ़ाना है, जिसको अपन रेफरल सर्विस के रूप में यूज कर सकते हैं। रेफरल सर्विस के साथ में इसको अपन काम में ले सकते हैं कि जैसे सुपर स्पेशलिटी केयर भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो उनका जो रिकमेंडेशंस है उसके अंदर फर्स्ट रिकमेंडेशन आता है कि पीएचसी को स्ट्रेंथनिंग करना, और मैन पावर बढ़ाना, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। दूसरा था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, रीजनल हॉस्पिटल्स हैं, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग करके रेफरल सर्विसेज के रूप में उनको अपॉइंट करना, सुपर स्पेशलिटी केयर भी प्रोवाइड करना। क्लियर? तो अब अपन नेक्स्ट अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिकमेंडेशन था, वन पीएचसी की पॉपुलेशन 40,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वन पीएचसी कवर कितना करना चाहिए, 40,000। सेम टू सेम जो बोर कमेटी ने कही थी वही बात कही थी इन्होंने। नेक्स्ट था कि जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, एमसीएच सर्विसेज भी स्टार्ट करना, एमसीएच सर्विस एंड द फैमिली प्लानिंग। क्लियर? और जो फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो 5 ईयर प्लान की जो हेल्थ सिचुएशंस थी उसको और भी कॉन्सेंट्रेट करना, एक साथ करना और उसको इम्प्रूवमेंट करना, उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना कि वो और भी आगे अच्छी तरीके से उसको वर्क कर सके। नेक्स्ट आता जो थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान है, जो कमिंग 5 ईयर प्लान है, उसके अंदर न्यू पीएचसी, जो न्यू पीएचसी है उनके लिए एस्टैब्लिशमेंट करना, और जो एग्जिस्टिंग पीएचसी है उसके जो मैन पावर है, फैसिलिटीज है, सुपर स्पेशलिटी केयर्स वगैरह है, ये चीजें उनको रिकमेंडेड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस तरीके से मुद्दा कमेटी जो क्या करती है, मेन मुद्दे की बात करती है। और इसके अंदर क्या होता है कि मेनली जो भी एग्जिस्टिंग जो है उसको क्या करना होता है, इनको आगे और स्ट्रॉन्ग करना है प्लानिंग के लिए। इसका दूसरा नाम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी क्या है, तो मुद्दा कमेटी ही क्या है आपका, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है। और इसके बाद में अपन डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट कमेटी, मुद्दा कमेटी होगी अपनी, नेक्स्ट है आपका चड्ढा कमेटी। क्या है, चड्ढा कमेटी, सी चड्ढा कमेटी 1963।
तो चड्डा कमेटी क्या आई थी 1963 की आई थी, और इसका जो मेन एम था नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को इसके साथ में लिंक करना। तो इसका था जो भी एनईपी की जो मेंटेनेंस फेज है, मेंटेनेंस फेज को इंक्लूड करना था और इंटीग्रेट करना था, जो भी एग्जिस्टिंग जो स्टाफ्स हैं उसके साथ में यूज करना था। तो चड्डा कमेटी मेनली किसके लिए थी? मलेरिया के लिए। किसके लिए थी चड्डा कमेटी? मलेरिया के लिए। जो मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है इसको स्ट्रॉन्ग करना। तो इन्होंने चड्डा कमेटी ने क्या किया कि इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए, कुछ एडवाइस दिए कि जो भी एग्जिस्टिंग जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनको अपन बेसिक हेल्थ वर्कर्स जो है, तो इनको जो एक्स्ट्रा एडिशनल ड्यूटीज देनी थी। जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स हैं इनका काम क्या होता है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स, फैमिली प्लानिंग सर्वे, क्लियर, और एक्स्ट्रा भी थिंग्स होती। तो चड्डा कमेटी ने क्या कहा, जो ये काम कर रहे हैं बेसिक हेल्थ वर्कर्स, जो ये ड्यूटीज कर रहे हैं, इसके साथ में अपने को एक चीज और ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक और चीज ऐड कर देते हैं, वो है नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो जो ये काम कर रहे हैं इसके साथ साथ में ये वाले ड्यूटीज भी ये करेंगे। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया, जो भी बेसिक हेल्थ वर्कर्स हैं इनके लिए तो इन एक बेसिक हेल्थ वर्कर्स विल कवर 10,000। तो ये BHW है, बेसिक हेल्थ वर्कर फॉर 10,000 पॉपुलेशन। कितनी? 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक बेसिक हेल्थ वर्कर्स होता है। और इन बेसिक हेल्थ वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए वन क्या होता है? फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट, 1 FPHA। 3 to 4 BHW को क्या करेगा? वो सर्वे करेगा, सुपरवाइज करेगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया? मल्टीपर्पज काम किया है, मतलब कि एडिशनल ड्यूटीज दे दी गई। एक और इन्होंने रिकमेंडेशन किया है, जो भी मलेरिया प्रोग्राम है, जो मलेरिया प्रोग्राम है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब जो मलेरिया प्रोग्राम है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर के द्वारा इसको कंट्रोल करना चाहिए, और मेनली PHC और ब्लॉक लेवल के ऊपर इसका कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। क्लियर? तो ये थी अपनी चड्डा कमेटी के रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट कमेटी कौन सी है अपनी? वो है मुखर्जी कमेटी। कौन सी है? मुखर्जी। मुखर्जी कमेटी 1966 एंड 65 एंड 1966। तो इन्होंने 2 बार अपना रिकमेंडेशन किए थे 1965 और 66 के अंदर। तो मुखर्जी कमेटी है जो चैलेंज, इनकी कोई दूसरा नाम नहीं है। क्लियर? तो जो मुखर्जी कमेटी है इन्होंने क्या किया कि जो भी चड्डा कमेटीज के जो रिकमेंडेशंस थे, जो एडिशनल ड्यूटीज जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स को, तो उनके लिए उन्होंने असेस किया कि जो भी ये एक्स्ट्रा ड्यूटीज दी गई थी उन बेसिक हेल्थ वर्कर्स के लिए वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती है, क्योंकि उनके ऊपर क्या है? एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, और एक्स्ट्रा बर्डन आने से वो क्या कर सकते हैं? प्रॉपर वे के अंदर वर्क नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इसलिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, फर्स्ट रिकमेंडेशन था डी लिंक द प्रोग्राम। कौन सा? NEP विथ फैमिली प्लानिंग। क्लियर? मतलब कि इन्होंने क्या किया कि डी लिंक द प्रोग्राम। डी लिंक मींस जो भी बेसिक हेल्थ वर्कर्स जो पहले जो काम करते थे, वाइटल स्टडीज था, फैमिली प्लानिंग का था, उनके साथ में जो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को साथ में इंक्लूड किया था, उसको डी लिंक करना था, मतलब कि दोनों का अपना अलग अलग करना था। और सेकेंड रिकमेंडेशन था सेपरेट स्टाफ फॉर बोथ द प्रोग्राम।
मतलब कि जो 2 प्रोग्राम है जैसे वाइटल स्टडीज है, फैमिली प्लानिंग का है, और जो इधर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है, इनके लिए स्टाफ को सेपरेट अपॉइंट करना है, जिसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, दोनों के वर्क को अपन जस्टिफाई कर सकते हैं और प्रॉपर वे के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि कोई भी एक काम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन अगर बढ़ा दिया जाता है तो वो काम प्रॉपर वे में नहीं होता है। तो इनके जो भी रिकमेंडेशंस थे, मुखर्जी कमेटी के जो भी रिकमेंडेशंस थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसको अप्रूव किया और उन्होंने क्या किया, दोनों के लिए स्टाफ को अलग कर दिया। तो इस तरीके से मुखर्जी कमेटी के जो भी रिकमेंडेशन थे वो अडॉप्ट हुए और दोनों के लिए स्टाफ अलग करके इन्होंने अलग किया है। तो आज अपन ने डिस्कस किया था बोर कमेटी 1946, मुदलियार कमेटी, चड्डा कमेटी, मुखर्जी कमेटी और इनके 2 1965 और 66। इस तरीके से अपन ने कुछ रिकमेंडेशंस डिस्कस किए हैं। तो इन रिकमेंडेशन के साथ में आज अपन इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।